साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो हम लोग आज टेस्ट देख रहे हैं, यह संस्कृत आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट कराया गया है, उनका जो पहला टेस्ट है, उसी टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और जो शेष 50 प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं वो करंट अफेयर्स और आपके पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या आप कहें उत्तराखंड पीसीएस और बीपीएससी की जो परीक्षाएं होनी है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि या किन विधियों से लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त हो सकता है। पहला, जब लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रहता हो तो पद रिक्त हो जाएगा, सही बात है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होने पर, यह कथन गलत है क्योंकि वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो यहां पे संसद के दोनों सदन नहीं होता है, बल्कि लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होने पर भी वो अपना पद रिक्त कर देगा। तीसरा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देने पर, तो वो राष्ट्रपति को नहीं देता बल्कि उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तो तीन ही कंडीशन है, या तो वो लोकसभा का मतलब सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो, दूसरा लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके, और तीसरा वो स्वयं जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे। तो यहां पर पहला केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान या सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों में सचेतक अर्थात व्हिप पद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है, यह कथन सही है आपका। यह संसदीय परंपराओं पर आधारित है। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष से हो का संसद में स्वयं का सचेतक या व्हिप होता है। सही बात है, दोनों कथन यहां पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सदन में गण पूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है जिसमें अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता। तो यह कथन गलत है क्योंकि इसमें अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, 1/10 भाग में, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसके पूर्ण न होने की स्थिति में सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है। यह भी बात सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह बात आपकी सही है। दूसरा, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को प्राप्त है। यह भी कथन सही है। तीसरा, सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात उसे पुनः आहूत करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अध्यक्ष को है। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। तो सदन का अध्यक्ष या सभापति स्थगन के उपरांत कभी भी उसे पुनः आहूत कर सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के कृत्रिम रासायनिक आगतों के उपयोग को समाप्त करना है। यह भी बात सही है। इसके तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यह भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यह परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उपयोजना है। इसे वर्ष 2020-21 में परंपरागत स्वदेशी कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि प्रदान की जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि परंपरागत कृषि विकास योजना मुख्यतः मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जैविक खेती तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके कारण बृहद सार्वजनिक प्राधिकार और वैधता है। तो पहला देखिए, यह उन लोगों द्वारा तैयार किया गया जिन्होंने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था तथा जनता का विश्वास हासिल किया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सदस्य द्वारा संविधान पर बहुत विस्तार से विचार किया गया था। यह भी सही है। तीसरा, यह समाज के हर वर्ग को, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, शांति और सम्मान के साथ सह अस्तित्व के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। यह भी बात सही है। तीनों कथन सही है। चौथा, इसे कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत स्थापित एक विधायिका द्वारा तैयार किया गया था। यह कथन गलत नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत संविधान सभा का गठन संविधान के अधिकार और वैधता का स्रोत नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा, चौथा नहीं, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसके कारण बृहद सार्वजनिक प्राधिकार और वैधता है। ठीक है,
तो चौथा वाला इसमें रीजन नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रावधान और राष्ट्र। देखिए, एक मजबूत केंद्र के रूप में संघीय व्यवस्था जो हमने अपनाई है वो कनाडा से ली है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ब्रिटेन से। राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड से। संघीय योजना भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये चारों के चारों सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय कार्यप्रणाली कार्य करती है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, यही सिद्धांत है जिस पर कार्य करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद विधि द्वारा यह प्रावधान करती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य कोई न्यायालय किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतरराज्यीय नदी विवाद के लिए गठित जल विवाद अधिकरण नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता करता है। यह कथन सही नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, अनुच्छेद 262 के तहत संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा संसद कानून द्वारा यह भी निर्देशित कर सकती है कि ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय किसी भी ऐसे विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। ठीक है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, जैसे अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। कौन सा? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 ऐसे विवादों की मध्यस्थता के लिए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों के निर्माण के लिए का प्रावधान करती है, न कि इसके द्वारा। ठीक है। जबकि अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटी के विकास के लिए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 है। तो ये जो नदी बोर्ड अधिनियम है ये अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास के लिए है, न कि मध्यस्थता के लिए है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, क्रिप्टोगेमिक गार्डन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के इस तरह के पहले गार्डन का उद्घाटन सिक्किम में किया गया? नहीं, उत्तराखंड में किया गया है। तो यह कथन गलत हो गया। क्रिप्टोगेम एक प्रकार का पौधा होता है जो बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये आपका कथन सही है। तीसरा, यह पौधा अत्यधिक मात्रा में बीज और फूल का उत्पादन करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि ये बीज रहित और फूल रहित पौधे होते हैं, इसीलिए इन्हें बीज रहित या फूल रहित पौधा भी कहा जाता है। चौथा, यह पौधा जलीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। सही है। तो इसमें बताना कौन से सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला वाला सही नहीं है और आपका तीसरा वाला सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि इस गार्डन में कवक, लाइकेन और फर्न की लगभग 50 प्रजातियों देखी जा सकती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उदारवाद का तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचार और अव्यक्त की स्वतंत्रता से है। बिल्कुल सही है। दूसरा, उदारवाद का भारतीय दर्शन सामाजिक न्याय पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वरीयता देता नहीं, सामूहिक पे काम करता है। तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, पश्चिम का उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को महत्व देता है। हालांकि उदारवाद का भारतीय दर्शन इससे अलग है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करता है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने की सकारात्मक कार्रवाई भारतीय उदारवाद के इस संतुलनकारी कार्य का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। बिल्कुल सही बात है। पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसने भारतीय संवैधानिक संरचना के मूल दर्शन को प्रतिपादित किया। यह भी बात सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए संशोधित कहा जा रहा है ना, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2, 3 तथा डी ऑप्शन। संविधान सभा ने संविधान और सामान्य विधि निर्माण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए हैं? तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता का समर्थन किया। कब किया था? मई 1949 में। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अंगीकार किया। और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को, जब आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था। तो यहां पे तीनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पे दो सूचियां हैं, एक तरफ समिति और उसके अध्यक्ष। इनको हमें इन पे देखना है कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। देखिए, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी नहीं थे, बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सही है। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी, ये सही है। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल नहीं थे। सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो यहां पर देखिए दूसरा और तीसरा ही सही है, इसलिए आपका जो बी ऑप्शन है वही सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत मानव कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक सतत विकास में पर्यावरण के योगदान को मापा जाता है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में इस व्यवस्था को अपनाने की घोषणा की है, यह भी सही है। इसे हरित जीडीपी का एक घटक माना जाता है, यह भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर कुछ फैक्ट और याद रखिएगा कि वैश्विक स्तर पर सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी शब्दावली का उपयोग सर्वप्रथम वर्ष 1997 में रॉबर्ट कास्टेंजा ने किया था। रॉबर्ट कास्टेंजा ने किया था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। वास्तव में यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत मानव कल्याण तथा समाज व अर्थव्यवस्था के सतत विकास में पर्यावरणीय योगदान को मापा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां सदन में या संसद में मतदान के लिए नहीं रखी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, इस पे मतदान नहीं होता है। अतः कोई भी सदन इन प्राकलनों पर चर्चा के लिए सक्षम नहीं है, परंतु चर्चा होती है। मतदान नहीं होता परंतु चर्चा होती, इसलिए कथन ये गलत है। ठीक है, देखिए यहां पर आर्टिकल 113 के तहत इस के संबंध में प्रावधान किया गया है। दूसरा, विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि से राशियों के आहरण के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाता है। यह भी बात सही है, तो दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटित होने पर व्यवगत हो जाएगा। वहीं राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक व्यवगत नहीं होता है। कोई विधेयक जिसका आरंभ राज्यसभा में हुआ है और जो राज्यसभा में ही लंबित है तथा लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ, वो व्यवगत नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता के सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक है। बिल्कुल सही है। दूसरा, अनुच्छेद 15 के तहत प्रदत्त समता का अधिकार विशिष्ट क्षेत्रों में लागू होता है। यह भी सही है। दोनों कथन यहां पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 14 में समता के सिद्धांत व्यापक संदर्भ में प्रतिपादित किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ, समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि अनुच्छेद 15 में समता के अधिकार को विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद करने का प्रतिषेध करता है, मतलब उसको रोक लगाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(1) में राज्य को भेदभाव न करने का आदेश देता है। वहीं अनुच्छेद 15(2) राज्य व प्राइवेट व्यक्ति या संस्थान दोनों को भेदभाव न करने का आदेश देता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है। नहीं, 21 में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19(1)(a) में है। ठीक है। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह भी कथन गलत है। दोनों कथन यहां पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 19(1)(a) में वर्णित विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। जबकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर 300(a) के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो देखिए, अधिकारों की श्रेणी से नहीं हटाया गया, परंतु अब इसका कह सकते हैं इसकी वो बदल दिया गया है। अब ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार ना होकर के विधिक अधिकार हो गया। आगे चलते हैं। ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना जल जीवन मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य मेघालय के प्रत्येक परिवार को शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। यह भी कथन सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा, इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कथन आपका गलत है। तो पहला दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने हरित सोहरा वनीकरण अभियान और ग्रेटर सोहारा जलापूर्ति योजना लॉन्च की। इनमें से ग्रेटर सोहारा जलापूर्ति योजना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन का हिस्सा है। ठीक है। इसका उद्देश्य मेघालय के लिए, यह देख लिया हमने। इसके अतिरिक्त यह योजना मेघालय सरकार तथा केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। इसका क्रियान्वयन पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, न कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और यहां एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो सोहरा है,
सोहरा जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये सोहरा वास्तव में मेघालय स्थित चेरापूंजी का ही स्थानीय नाम है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की सिफारिश की थी, बिल्कुल की थी। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, यह भी सही है। तीसरा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई, यह भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 326 में 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग घोषित किया गया है? तो देखिए, भारत की एकता और संप्रभुता, विधि का शासन, गठबंधन सरकार इसमें नहीं है, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसके अतिरिक्त अन्य भी आधार हैं। तो देखिए, यहां पे 3 वाला हटा दीजिए, जिसमें 3 नहीं वो सही हो जाएगा आपका 1 2 4 5 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि केशवानंद भारती केस जो कि 1973 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में कई प्रावधान किए गए हैं, जिनमें ये जो ऊपर 5 हैं इनको रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई चीजें जैसे न्यायिक समीक्षा हो गई, विधि का शासन हो गया, कल्याणकारी राज्य आदि का निर्माण हो गया, धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र हो गया, ये सभी भी इसमें आते हैं, परंतु गठबंधन सरकार बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में किस कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी? देखिए, दोनों जगह पे संसदीय प्रणाली है, परंतु हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है, ब्रिटिश शासन के तहत संसदीय प्रणाली से हम लोग परिचित थे, बिल्कुल सही। दूसरा, एक नवीन लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष से बचने के लिए। तीसरा, उत्तरदायित्व से अधिक स्थिरता को वरीयता देना। नहीं, जो हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई है, इसमें क्या है, इस व्यवस्था में कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई, ना कि स्थिरता को। जबकि स्थिरता वाला जो हिस्सा है या क्वालिटी है, वो जो अमेरिकी शासन प्रणाली है वहां पर है। तो तीसरा सही नहीं है। चौथा, देश के विविध हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, यह सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 74 पे। मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ घोषित करने की शक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 34 के तहत प्रदान की गई है। तो देखिए, ये आधा सत्य है। आधा सत्य इसलिए है क्योंकि मार्शल लॉ घोषित करने की शक्ति तो अनुच्छेद 34 में 34 में प्रदान की गई है, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां सैन्य अधिकारियों द्वारा नागरिक प्रशासन का अधिग्रहण किया जाता है और सामान्य कानून निलंबित हो जाते हैं। सही है। राज्य विधानमंडल मार्शल लॉ से संबंधित कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यह अधिकार जो है केवल संसद को है। तो यहां पर आपका पहला तीसरा दोनों गलत है और आपका केवल दूसरा वाला सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अन्य चीजों को देखें तो देखिए, मार्शल लॉ की अवधारणा जो है वो ब्रिटिश कानून से ली गई है, हालांकि इसे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से व्याख्यायित नहीं किया गया है। तो यही ध्यान रखिएगा, पहले में यही लिखा कि स्पष्ट रूप से, परंतु स्पष्ट रूप से इसको व्याख्यायित नहीं किया गया है। और न ही संविधान स्पष्ट रूप से कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करता है। यह अनुच्छेद 34 में निहित है कि देश के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 35 के तहत केवल संसद को ही अनुच्छेद 16, 17, 23, 32, 33 और 34 में मार्शल लॉ है के तहत कुछ मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ना कि राज्य विधानमंडल को। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खुदरा प्रत्यक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, पहला सही है। इसमें निवेशकों को रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोलने की सुविधा होगी, यह भी सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत निवेशक प्राथमिक बाजार में ही प्रतिभूतियों का क्रय कर सकेंगे, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत निवेशकों को प्राथमिक बाजार के साथ साथ द्वितीयक बाजार में भी प्रतिभूतियों के क्रय करने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राक्कलन समिति की अधिकारिता को नहीं बताता है? देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के इसमें एक भी सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इसे लोकसभा की समिति भी कहते हैं। अब ये करता क्या है? तो ये देखिए, यह प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति सुझाती है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षण करती है कि प्राक्कलन में विवक्षित नीति की सीमाओं के अंदर धन अच्छी तरह लगाया गया है या नहीं, ये इसका कार्य नहीं है,
ये लोक लेखा समिति का कार्य है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। सी देखते हैं, यह सुझाव देते हैं कि संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये भी सही है। डी देखते हैं, यह सरकारी अतिव्ययिता को रोकने में सहायक है क्योंकि इसकी रिपोर्ट पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है, तो ये सही है। तो जो प्राक्कलन समिति है, यह समिति जो है बजट पूर्व विभिन्न विभागों के व्यय पूर्वानुमानों का आंकड़ा इकट्ठा करती है। आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निम्नलिखित में से किन किन के लिए निर्देशित करते हैं। तो पहला, लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। दूसरा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तीसरा, लोक स्वास्थ्य का संवर्धन करना। ये सभी के सभी हैं, तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 19(1)D के तहत शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है, बिल्कुल किया गया है। दूसरा, दांडिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, यह भी कथन आपका सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा, कर संबंधी विधियां भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती हैं, यह कथन सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका 1 2 3 सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 20(21) में भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो, मतलब जो उस समय विधि लागू है यदि उसका अतिक्रमण करता है तभी वो दंड का भागीदार होगा, अन्यथा नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे प्रश्नों पर मौन हो जाए जिनसे वह अपराधी घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि यह अधिकार जो है 86वें संविधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा दिया गया था और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था और इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है, यह भी आपका सही है, तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ चीजों को और देखते हैं। आर्टिकल 23 के तहत स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण प्रदान किया गया है और वहीं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं बल्कि इसमें मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसके अंतर्गत अच्छे पर्यावरण का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, सामान्य बीमा व्यवसाय या राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय या राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा, यह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सरकार की 51% भागीदारी की सीमा को समाप्त करता है, यह भी यहां पर सही है। दोनों कथन यहां पर सही है, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को निषिद्ध करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा, किसी बंदी से कारावास में बिना मजदूरी के श्रम कराना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाता है, नहीं माना जाता है, तो पहला यहां पर केवल सही, दूसरा वाला गलत है। क्यों नहीं माना जाता, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आपका अनुच्छेद 23 और 24 जो है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है। गुजरात राज्य बनाम उच्च न्यायालय 1998 में वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय द्वारा जिस बंदी को कठिन कारावास का दंडादेश दिया गया है उससे जब कारावास में कठोर श्रम कराया जाता है तो इसे बेगार नहीं कहा जा सकता है। यदि बंदी को मजदूरी नहीं दी जाती है तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं होगा। आगे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। हिंदू शब्द में जैन, सिख तथा बौद्ध को भी शामिल किया गया है, यह भी सही है। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल है, तो यह भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, डी ऑप्शन। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। यहां व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल है, व्यक्ति में नागरिक और अनागरिक अर्थात विदेशी दोनों शामिल हो जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण कराने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, हालांकि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित हो सकता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर, 83 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा विस्तृत है, बिल्कुल है। उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण करना नहीं, उत्प्रेषण का उद्देश्य जो है निवारण उपचार दोनों करना है, तो यह कथन गलत हो गया। प्रतिषेध का उद्देश्य जो है वो निवारण करना है, तो यहां पर दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
देखिए अनुच्छेद 32 द्वारा उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति है। तो यहां पर उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के संबंध में है, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसलिए आपका उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र है वो विस्तारित है। तो यहां पर आपका पहला वाला ही कथन केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? संसद की किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है। संसद का कोई सदन अथवा राज्य विधायिका किसी मामले का न्यायालय के रूप में प्रत्यक्षता विचारण कर सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीनों कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, संसदीय उन्मुक्तियां जो है दो प्रकार की हैं। पहला सामूहिक है। सामूहिक में क्या है कि जिसमें संसद के द्वारा किसी भी प्रक्रिया अथवा बहस का प्रकाशन, अपने आंतरिक मामलों का संचालन, किसी व्यक्ति को या सदस्य को संसदीय कानून का उल्लंघन करने पर दंड देना इत्यादि, इसके लिए किसी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। और वहीं जो व्यक्तिगत उन्मुक्तियां दी गई हैं उसके तहत क्या है कि सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति, साक्षी या गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति, वाक स्वातंत्र अर्थात सदन या समिति में जो भी कहा जाता है उसके लिए पूर्ण उन्मुक्ति दी गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 85, किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम किशोर न्याय देखभाल और बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन करता है, बिल्कुल सही है। इसमें गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया, ये भी सही है। यह गंभीर अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी गंभीर अपराध किसको माना जाता है? ऐसे अपराध जिनमें सजा 7 वर्ष से अधिक है तथा न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, गंभीर अपराध की श्रेणी के तहत आते हैं। और वहीं इस अधिनियम में गोद लेने के मामलों में तेजी से निपटारे तथा उचित निगरानी के उद्देश्य जिलाधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि की गई है। इसमें जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, रिट और उसके उद्देश्य, इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, परमादेश क्या है? यह है आपका किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए, तो 2 से मिला दीजिए। प्रतिषेध क्या है? अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए, अर्थात 4 से मिला दीजिए। उत्प्रेषण क्या है? अधिकरण के आदेश को अभिखंडित करने के लिए, 1 से मिला दीजिए। अधिकार परीक्षा लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध सुरक्षा के लिए, 3 से मिला दीजिए। तो 2413 जो कि इसमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आप इसको 2413 कर दीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद कुछ कृत्यों को दंडनीय अपराध बनाते हैं? देखिए, अनुच्छेद 17 जिसमें क्या कहा, किसी भी रूप में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। वहीं अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, भिक्षाटन और बलात्श्रम के अन्य रूपों को दंडनीय घोषित किया गया। तो 17 और 23 अर्थात 2 और 3, तो 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। भारत का संविधान सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 30(1) में ऐसा कहा गया है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन का अधिकार दिया गया है। तो दोनों कथन यहां पर आपका सही है। आर्टिकल 30 के तहत यह अधिकार दिया गया है इनको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। न्यायपालिका द्वारा इसकी उत्तरोत्तर पुनर्व्याख्या की जा सकती है, ये भी सही है। इसे कार्यपालिका द्वारा नए संविधान से बदला जा सकता है, नहीं, यह सही नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्यपालिका को संविधान के स्थान पर नया संविधान लाने का कोई अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। भालिया गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है, सही है। वर्ष 2011 में इसे भौगोलिक संकेतक प्रमाण प्रदान किया गया था, यह भी सही है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यंत कम होती है, यह गलत है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। देखिए, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है या स्वाद में मीठा होता है। हाल ही में गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका निर्यात केन्या और श्रीलंका को किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 91, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए,
आर्टिकल 41 क्या है, ये जो है अशक्तता की स्थिति में सहायता पाने का अधिकार है, वन सही है। इसमें देखिए लिखा क्या गया है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक सहायता से संबंधित है, दूसरा सही है। नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता लागू करने का प्रयास। अनुच्छेद 42 में क्या है कि कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 50 में क्या है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्य के नीति निश्चित तत्वों से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, ये चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची में शामिल दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों में 43A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, जिसके तहत कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए उपयुक्त कानून बनाने का अधिकार इसमें की बात कही गई है। और वहीं आपका जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके माध्यम से क्या किया गया, आर्टिकल 45 जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में, और इसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल का प्रावधान है। जबकि 97वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत नीति निर्देशक तत्व में 43B जोड़ा गया, 43B, इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन का प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये सभी के सभी हैं मूल कर्तव्य। परंतु राष्ट्रीय महत्व के इस मार्गों का संरक्षण जो है ये आर्टिकल 49 के तहत आता है और ये नीति निर्देशक तत्व है। 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के इस मार्ग को, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संविधान ने मूल रूप से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए केवल 3 आधार निर्धारित किए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने सशस्त्र विद्रोह को चौथे आधार के रूप में जोड़ा है, गलत है। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा एक समय में केवल एक ही उद्घोषणा जारी की जा सकती है, यह भी कथन गलत है, एक साथ कई कर सकते हैं। तो यहां पर केवल पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए या विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। देखिए मूल रूप से आर्टिकल 352 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए शक्ति प्रदान की गई है यदि वह संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, 3 आधार दिए गए हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण खतरे में। यहां पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द जो था उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया वहां पे। तो अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह ये है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न उद्घोषणा जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, चाहे पहले से जारी कोई उद्घोषणा परिवर्तन में हो या ना हो। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में संख्यात्मक कौशल में वृद्धि करना, दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के बच्चों के सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। इसमें देश के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में कौन से सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए। उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा, तो मंत्रिपरिषद नहीं बल्कि कैबिनेट है, मंत्रिमंडल की बात की गई है, ना कि मंत्रिपरिषद। दूसरा, तो ये सही नहीं है। उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए किसी भी सदन का विशेष बहुमत, ये सही है। संसद द्वारा उद्घोषणा का आवधिक अनुमोदन, ये भी सही है। चौथा, उद्घोषणा की निरंतरता को अस्वीकृत करने के लिए संसद की विशेष बैठक, ये वाला आपका सही नहीं है। तो दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए, जैसे जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और कैबिनेट की लिखित सिफारिश आवश्यक कर दी गई, न कि मंत्रिपरिषद। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 महीने के बाद उद्घोषणा को मंजूरी देने के लिए किसी भी सदन के साधारण बहुमत के बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यह कहा गया। और लोकसभा की विशेष बैठक का प्रावधान यदि कुल सदस्यों में से कम 1/10 सदस्य लिखित रूप से उद्घोषणा की
निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार करना चाहते हैं तो किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं। और यह करता क्या है? यह समिति, यह जो प्राक्कलन समिति है, यह बजट पूर्व विभिन्न विभागों के व्यय पूर्वानुमानों का आंकड़ा इकट्ठा करती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा और संघ राज्य क्षेत्र की वह संस्था जो विधायक के रूप में कार्य कर रही है के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल अंतर्गणीय मत द्वारा किया जाता है। तो दोनों कथन यहां पर आपके सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 4(1), अनुच्छेद 80(2) और अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। राज्यों में अधिक से अधिक 250 मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है? किसके माध्यम से करता है? तो कल्याणवाद, पुनर्वितरण एवं सामाजिक न्याय के माध्यम से करता है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, फिट फॉर 55 पैकेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शुद्ध उत्सर्जन को 55% तक कम करना है तथा वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाना है। दोनों कथन सही, ये पहला कथन सही है। दूसरा, इस पैकेज को यूरोपीय आयोग द्वारा अपने जलवायु तथा ऊर्जा कानूनों को संशोधित करने के लिए अनावृत किया गया। दोनों कथन यहां पर सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यूरोपीय आयोग ने अपने जलवायु तथा ऊर्जा कानूनों को संशोधित करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक शुद्ध उत्सर्जन को 55% तक कम करना तथा वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाना है। तो यहां पर इस प्रकार से हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।